हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह क्लिप आपके इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिंटैक्स से संबंधित है। और सिंटैक्स में जो आपको पढ़ाया जा रहा था रूल्स ऑफ प्रोनाउन, उसी से संबंधित जो है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। रूल्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन से संबंधित सेंटेंस में जो अधिकाधिक गलतियां हमसे होती हैं, मिस्टेक्स होते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित होता है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी रूल मैं आपको इस क्लिप में दूंगा, और यह क्लिप हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि ये ग्रामर का जो है चैप्टर है, जिसमें पहला रूल जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक क्लॉजेज को एक साथ जोड़ने के लिए जो है प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हु, होम, विच, वाई, वेन, वेर, हुज, दैट आदि आते हैं। इन्हीं को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि ये पहले क्लाज में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से जो है रिलेशन शो करते हैं। इनका जब हिंदी अर्थ निकाला जाता है, हालांकि देख रहे हैं कि ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया होता है तो इनका अर्थ जो से निकलता है। जैसे कि जो हु का अर्थ कौन नहीं जो निकलता है कभी कभी, होम जिसको, विच जिसका, वाई क्योंकि, या जो है कि क्यों, वेन जब, वेयर जहाँ, हुज जिसका, दैट जो। हालांकि दैट इंट्रोगेटिव वर्ड में नहीं आता है, लेकिन यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो आइए चलते हैं, इसका करेक्ट यूज एक सेंटेंस में कैसे किया जाता है, किसी सेंटेंस में इनका प्रयोग कब और कहाँ करते हैं, वही जानना है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हु का प्रयोग। तो इतना समझ जाइए कि हु का प्रयोग सदैव पर्सन के लिए ही करते हैं, और इसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट के स्थान पर आए हुए किसी पर्सन के लिए जो है हु का प्रयोग किया जाता है। तो जब हु का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा गया होता है, तो वहाँ ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हु जो वर्ड अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, वह सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए होता है या किया गया होता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, द बॉय हु इज सिटिंग अंडर द ट्री। द बॉय माने वह लड़का, हु जो, इज सिटिंग अंडर द ट्री पेड़ के नीचे बैठा है, इज माई फ्रेंड वह मेरा भाई है। तो अगले क्लास से जो है कोई मतलब है नहीं। पहले वाले क्लास में आप देखते हैं कि पेड़ के नीचे बैठने का काम लड़का कर रहा है, और उस लड़के के लिए ही इस रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हु का प्रयोग पर्सन के लिए ही किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई सा अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, हु वाज क्रॉसिंग द रोड, जो सड़क को पार कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ध्यान से समझें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हु का प्रयोग उस मैन के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आई नहीं है, मैन है। क्योंकि मैन ही क्रॉसिंग द रोड, मैन ही जो है उस सड़क को पार कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्रिया करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो ए मैन अर्थात यह जो आदमी है, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसी सब्जेक्ट के जो है पर्सन के लिए हु का प्रयोग किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द ऑफिसर हु हेल्प्ड यू, वह ऑफिसर जिसने तुम्हारी जो है सहायता, तुम्हारी मदद किया, वाज माई अंकल वो मेरे चाचा थे। तो ऐसी स्थिति में ऑफिसर, हेल्प करने की क्रिया ऑफिसर के द्वारा हो रही है, तो ऑफिसर सब्जेक्ट हुआ, और इसी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है भी तो कौन है,
पर्सन है, इसी के लिए हु का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो ऑन द होल आप ये समझ सकते हैं कि हु का प्रयोग किसी सेंटेंस में पर्सन के लिए ही किया जाता है, और वो भी उस पर्सन के लिए करते हैं जो सब्जेक्टिव केस में होता है। दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन पर आते हैं, होम। होम का प्रयोग, होम का प्रयोग भी पर्सन के लिए ही किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज के ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। यह पर्सन के लिए ही होता है, लेकिन उस पर्सन के लिए होता है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है। एग्जाम्पल देख लें, द बॉय होम यू सा अंडर द ट्री, वह लड़का जिसे तुमने पेड़ के नीचे देखा, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि द बॉय होम यू सा अंडर द ट्री। अब इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, देखें, यू जो वर्ड है वही सब्जेक्ट है, ये द बॉय सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने लड़के को देखा है तो देखने का काम आपने किया है, तो यू आर द सब्जेक्ट, आप ही सब्जेक्ट हो, और बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट बॉय के लिए ही होम का प्रयोग किया गया है यहाँ। तो बॉय है क्या चीज़, एक पर्सन है, तो पर्सन के लिए ही किया जाता है, लेकिन उस पर्सन के लिए किया जाता है जो प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट के स्थान पर आया होता है। दूसरा, ए मैन होम आई सा वाज क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पर भी आप आई सब्जेक्ट है और अ मैन ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के लिए होम का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, द वुमेन होम यू गेव योर बैग इज अ डॉक्टर, वह औरत जिसे तुमने अपना बैग दिया वह एक डॉक्टर है। तो इस स्थिति में देख सकते हो कि यू का प्रयोग जो है यहाँ यू सब्जेक्ट है और द वुमेन यह जो है ऑब्जेक्ट है, और इसी ऑब्जेक्ट के लिए होम का प्रयोग किया गया है। तीसरे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सोचते हैं, हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पॉसेसिव केस के सेंस में किया जाता है, अर्थात पॉसेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। अर्थ इसका मतलब ये हुआ कि हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होम होता है और इसका पॉसेसिव फॉर्म हुज होता है। तो हुज का प्रयोग पर्सन के लिए भी किया जाता है और थिंग्स के लिए भी, वस्तुओं के लिए किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ जब निकालते हैं तो जिसका या जिसकी, जिसके, ये सब जो है यही अर्थ इसका निकलता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, द बॉय हुज ब्रदर, किसका भाई, लड़के का भाई। तो यहाँ लड़के का भाई अर्थात यहाँ संबंध शो कर रहा है या रिलेशन शो कर रहा है, तो हुज पॉसेसिव केस में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह पर्सन के लिए हुआ है। तो द बॉय हुज ब्रदर केम टू मी इज़ माई फ्रेंड। दूसरे में देखें, द सन हुज रेज, किसकी किरणें, सूरज की किरणें, द रेज, लेकिन किसकी, सूरज की। सूरज यहाँ थिंग्स है, वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु के लिए भी पॉसेसिव केस में जो है, पॉसेसिव केस में हुज का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो इसका अर्थ होता है द सन हुज रेज गिव अस लाइट एंड लाइफ, सूर्य जिसकी किरणें हमें रोशनी और जीवन देती हैं, इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वह ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। द थर्ड एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल को देख लीजिए, द वुमेन हुज हस्बैंड डाइड यस्टरडे, वह औरत जिसका पति जो है कल मर गया, इज अ टीचर, अर्थात यह टीचर कौन है, वुमेन है। तो यहाँ द वुमेन हुज हस्बैंड, किसका हस्बैंड, वुमेन का हस्बैंड। तो यह जो है यहाँ हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेशन शो कर रहा है, तो इसका प्रयोग पॉसेसिव केस में किया जाता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब अगले रिलेटिव प्रोनाउन पर चर्चा कर लें, व्हिच का प्रयोग। तो व्हिच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पालतू जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स, उनके लिए हु का प्रयोग भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, लेकिन व्हिच का प्रयोग जो होता है वो वस्तुओं तथा जानवरों के लिए ही
किया जाता है। इसका प्रयोग जो है हम किसके लिए, व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लिखा है एग्जाम्पल में, द बुक विच इज ऑन द टेबल, वह पुस्तक जो टेबल पर है। अर्थात यहाँ विच का प्रयोग बुक के लिए किया गया है, और आप जानते हैं कि बुक क्या है, वह जो है एक वस्तु है, ठीक है ना। इज माइन, अर्थात वह पुस्तक जो मेज पर है मेरी है। तो यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग थिंग्स के लिए किया गया है, वस्तु के लिए किया गया है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी द हॉर्स विच आई बॉट यस्टरडे हैज ओन द रेस, वह घोड़ा जिसे मैंने कल खरीदा, है ना, हैज ओन द रेस, वह रेस जीत चुका है। तो इन सच कंडीशन यू सी that the relative pronoun which has been used in this sentence and this relative pronoun which has been used for an animal, the horse के लिए किया गया है। तो आपको रूल में बताया ही गया कि इसका प्रयोग जो है किसके लिए, वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए ही किया जाता है। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेन विच इज़ वेरी कॉस्टली, मैंने एक कलम खरीदा जो बहुत ही महंगी है। तो ऐसी स्थिति में पेन के लिए ही विच का प्रयोग यहाँ किया गया है। अब देखते हैं आगे रिलेटिव प्रोनाउन व्हाई का प्रयोग। हालांकि व्हाई, व्हेन, वेयर आदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अधिकाधिक देखने को मिलता नहीं है, फिर भी जो है इसका प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन व्हाई का प्रयोग रीजन को रिफ़र करता है, यह रीजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लें। आई डू नॉट नो व्हाई ही इज़ एब्सेंट, मैं नहीं जानता कि वह जो है अनुपस्थित क्यों है। कि क्यों अर्थ निकले, क्यों, केवल क्यों निकलेगा तो वो तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन कि क्यों निकले तो आप समझ जाइए कि उसका प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, अर्थात एक कनेक्टिव का काम करता है। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द टीचर पनिश्ड अनमोल, अर्थात वह नहीं समझ सकी कि अध्यापक ने अनमोल को दंडित क्यों किया। तो यहाँ की क्यों का ही अर्थ दे रहा है, यह भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जिसके प्रयोग में अक्सर जो है हमसे मिस्टेक होता रहता है, वह है दैट का प्रयोग। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, दैट का प्रयोग कहाँ सही सही किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग जो है निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, दैट का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स है, अनईजी लाइज द हेड ऑफ अ मैन हु वियर्स द क्राउन, जो व्यक्ति या जिनके सिर पर ताज होता है उनके सिर पर बेचैनी छाई रहती है, अर्थात तो वह बेचैन रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं हु का प्रयोग यहाँ किया गया है, और यह हु का प्रयोग यहाँ मैन के लिए आया हुआ है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने हु का प्रयोग बताया है कि व्यक्ति के लिए ही केवल किया जाता है, तो यहाँ हु का प्रयोग जो किया गया है वो गलत है ना। यहाँ पर सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार दैट का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली इसमें एक मिस्टेक दिखाई दे रहा है। तो इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, अनईजी लाइज द हेड ऑफ अ मैन दैट वियर्स द क्राउन, अर्थात हु के जगह पर आप दैट का प्रयोग कर देंगे तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, द प्लेन विच लैंडेड अ मिनट एगो, वह जहाज जो 1 मिनट पहले उतरा, है ना, केम फ्रॉम कोलकाता, वो कोलकाता से आया था। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए द प्लेन विच, अब यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। यहाँ वस्तु के लिए यहाँ दैट का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ दैट का ही भाव मांगेगा। द प्लेन दैट लैंडेड अ मिनट एगो केम फ्रॉम कोलकाता, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जब विच के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा।
तो अब दूसरा जो नियम है दैट का प्रयोग करने का, वो है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि किसी सेंटेंस में आपको कहीं सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिखाई दे जाता है तो ऐसी स्थिति में आप चेक कर लीजिएगा कि वहाँ हु, whom, which आदि का प्रयोग तो नहीं किया गया है। अगर ऐसा यूज आपको देखने को मिलता है तो द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, वह सेंटेंस जो है अशुद्ध है, उसे करेक्ट करेंगे तो आप उस रिलेटिव प्रोनाउन के जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहीं भी दिखाई दे और उसके बाद कहीं किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो वो दैट ही होना चाहिए, दूसरा कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन विच यू कैन चूज, यह सबसे उत्तम जो है विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं। तो जिसे के लिए विच मांगेगा आपसे, लेकिन यहाँ विच का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में द बेस्ट एक एडजेक्टिव है जो सुपरलेटिव फॉर्म है ना। सुपरलेटिव फॉर्म के एडजेक्टिव के पश्चात अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो वो दैट ही होगा, इसीलिए यहाँ दैट का प्रयोग किया गया है। दूसरा, रोहित इज़ द वाइजेस्ट बॉय दैट कैन बी रिवॉर्डेड, है ना। अब हु कैन बी रिवॉर्डेड आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन यह ग्रामर के नियम से जो है गलत हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आप कर रहे हो उसके पहले एडजेक्टिव जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है, द वाइजेस्ट, द वाइजेस्ट, तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म होता है वाइजेस्ट। तो दैट का प्रयोग यहाँ उचित है, हु का प्रयोग हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रयोग जो है किसका, अभी दैट का ही, दैट का प्रयोग करने का जो है, दैट का प्रयोग करने का जो है एक तीसरा नियम भी है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर आपको ये दिखाई दे जाए कि कहीं किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और उसके आगे अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो वह दैट ही होना चाहिए। दैट को छोड़ करके अगर दूसरा कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखाई दे रहा है तो उसे आप रिमूव करेंगे और उसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करेंगे, तब जा कर के वह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ इट विच इज़ डिस्टर्बिंग यू, वो क्या है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो जो के लिए विच मांग रहा है लेकिन विच देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में पहले देखिए व्हाट का प्रयोग किया गया है और व्हाट क्या है, वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पश्चात यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया गया है वो क्या है, गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ दैट का प्रयोग कर देंगे तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज़ इट दैट इज़ डिस्टर्बिंग यू, वो क्या है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। दूसरे एग्जाम्पल को भी हम देख सकते हैं, हु एम आई हु कैन हेल्प यू, मैं कौन होता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सके। तो ऐसी स्थिति में हु का प्रयोग यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके पश्चात फिर से हु का प्रयोग जो है किया गया है, जिसके वजह से ये गलत है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है, तो दूसरे जो हु का प्रयोग किया गया है उसको हम हटाएंगे और उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रूल 2 है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है और अक्सर यह है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा गया है सच या सेम के साथ, अर्थात यदि किसी सेंटेंस में सच का या सेम का प्रयोग किया गया है और उसके पश्चात किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर हुआ है या करना पड़ रहा है तो वह रिलेटिव प्रोनाउन एज आएगा और दूसरा कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है। तो सेम और सच के साथ जो है एज का प्रयोग किया जाता है, हु या विच का प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसे सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो हमारी ज़बान पर जो है या दिमाग में
हु या विच तुरंत आ जाता है, जिसके वजह से ये सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इन सच कंडीशन यू विल ऑलवेज यूज द वर्ड एज ऑन द प्लेस ऑफ हु और विच। हु या विच के स्थान पर आप एज का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सच बॉयज़ हु आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ। ऐसे लड़के जो लापरवाह होते हैं वो अपने जीवन में कष्ट भोगते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सच कंडीशन यू सी दैट इन दिस सेंटेंस सच द वर्ड सच हैज़ बीन यूज्ड एंड फॉर दिस रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज़ आल्सो बीन यूज्ड। लेकिन हु का प्रयोग यहाँ हम करेंगे नहीं। हु का जो है हु को हटा करके, इसको रिमूव करके इसके स्थान पर एज का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस विल बी करेक्टेड। तो करेक्ट करेंगे सच बॉयज़ एज और केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस इज़ द सेम SAME सेम पेन विच आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ विच आएगा, आपके दिमाग में विच तुरंत आ जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे बोल भी देते हैं जिसके वजह से सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। तो अब यहाँ विच का प्रयोग जो आप कर रहे हो उसके स्थान पर आप किसका प्रयोग करोगे? एज का प्रयोग करोगे। तो एज का प्रयोग कर दोगे, दैट सेंटेंस विल बी करेक्टेड। यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ रूल 3, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ अफर्मेटिव में आइदर का प्रयोग करते हैं तथा निगेटिव में नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा आइदर, नाइदर, एनी, नन, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं और इनका प्रयोग भी ग्रामेटिकली जो है करेक्ट अगर न किया जाए तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है।